एंडोमेट्रियम पोलिप हो सकता है, एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, एंडोमेट्रियम कार्सिनोमा और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। ठीक है, ये क्या चीज़ें हैं? पानी लाया, ये क्या है? ये एरो जो बने हुए हैं ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ये किसकी तरफ इशारा है? ये क्या चीज़ें हैं? इस तरह की जो आपको चीज़ें नज़र आएँ तो आप उसको क्या लिखेंगे? ये क्या है? यूट्रस का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, एंडोमेट्रियम देख रहे हैं आप, एंडोमेट्रियम के अंदर इस तरह की शक्लें आपको मिल रही हैं। एक भी मिल सकती है, 2 भी मिल सकती है, 3 भी मिल सकती है, 4 भी मिल सकती है, इस तरह गोल गोल। क्या होगा वो? उसको हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहेंगे, एंडोमेट्राइटिस कहेंगे, एंडोमेट्रियल पोलिप कहेंगे, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कहेंगे। पोलिप है। इनको शक है शाइस्ता को। शाइस्ता क्या है? 4 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, एंडोमेट्राइटिस है, एंडोमेट्रियल पोलिप है या कार्सिनोमा है। ये शक्ल आपको मिली है अल्ट्रासाउंड करते हुए, कार्सिनोमा है। आप बताएं जी। याद नहीं है लेकिन पोलिप है। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है नीचे? मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि जिस तरह, क्या मिसाल दी थी मैंने एंडोमेट्रियल पोलिप की? छतरी की तरह। मैंने फंगस मैंने आपको मिसाल दी थी। आपने फंजाई फंगस आपने अपने मैट्रिक के अंदर चीज़ें पढ़ी हुई हैं, सब ने पढ़ी हुई है ना? वो जो मशरूम की एक स्पेसिफिक शेप बनती है, तो ये इसी तरह डंडी नीचे होती है और ऊपर छत सी बन जाती है, अम्ब्रेला जिसको कहते हैं, अम्ब्रेला शेप। कुछ याद आ रहा है? तो ये उसी तरह की एक शेप सी बनती है, राउंड सी बन रही है ये। तो ये एक, इसको हम अपनी अगर पोलिप को कहें कि ये क्या होता है, ये ग्रोथ लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, ये ग्रोथ होती है, ग्रोथ, टिश्यू ग्रोथ। ठीक है, और एक प्रोजेक्शन कहते हैं, मतलब एक चीज़ बाहर निकली हुई है। ठीक है, तो पोलिप्स क्या हैं? प्रोजेक्शन लाइक ग्रोथ। ठीक है, ये ग्रोथ है और प्रोजेक्शन की तरह, अगर एक प्रोजेक्शन बाहर निकल रही है तो उसको हम पोलिप कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट रहा ज़हन में आपके? तो ये पोलिप है आपका। ये क्या है? ये वाली इमेज एंडोमेट्रियम जो है बेहंगम सी है, देखिए कभी कैसे है कभी कैसे है। और दरमियान ये एंडोमेट्राइटिस है। ठीक है, इसमें फ्लूइड भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है और जो इसकी दीवारें हैं ना ये बेहंगम है, देख रही है ना, बेहंगम दीवारें हैं और फ्लूइड भी नज़र आ रहा है। तो ये एंडोमेट्राइटिस इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन के 4 से 5 साइंस होते हैं। कौन कौन से हैं वो पता है आपको? जब इन्फ्लेमेशन होती है उसके अंदर 4-5 चीज़ें होती हैं। एक स्वेलिंग होती है, पता है इस बात का? बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती रहती है अक्सर ना, रेडनेस हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ये चीज़ें उसकी इन्फ्लेमेशन की साथ होती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे बाजू के ऊपर रेडनेस हो जाए, स्वेलिंग भी हो जाती है। ठीक है, आपने स्वेलिंग कम करनी है, आपने रेडनेस कम करनी है, आपने फीवर कम करना है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो इसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के लिए आप ड्रग्स देते हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है। ठीक है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, आपने शायद नाम सुना होगा, जिसको हम कहते हैं एनसेड। नाम सुना एनसेड? आप अगर देखें ना उसके ऊपर जो मेडिसिन होती हैं उसके ऊपर जो आप लेती हैं पत्ता, वो पत्ते के ऊपर देखें ना लिखा होता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेड। ठीक है, कि वो क्या करती हैं, वो स्टीरॉयड नहीं है, क्योंकि स्टीरॉयड फ़ौरन इन्फ्लेमेशन ख़त्म करते हैं, तो वो स्टीरॉयड नहीं है, नॉन स्टीरॉयड है। क्यों? स्टीरॉयड के रिएक्शन ज़्यादा होते हैं। स्टीरॉयड किडनीज़ के ऊपर इफेक्ट करता है, आँखों के ऊपर
इफ़ेक्ट करता है। तो उसके जो है रिएक्शंस ज़्यादा होते हैं स्टेरॉइड के, इसीलिए आप लोगों ने अक्सर आप चेक कीजिएगा, ये बातें मेरे ज़हन में रखें, तो जब घर जाके मेडिसिन चेक कीजिएगा वहाँ पे ज़्यादातर डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो लिखा होता है NSAID, ठीक है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो ये इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन के अंदर वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग का मतलब ये कहाँ फ्लूइड इकट्ठा हो गया, ठीक है। एंडोमेट्राइटिस हमने बात की थी, जहाँ पर आइटस आ जाता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, एंडोमेट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोमेट्राइटिस, ठीक है। एंडोमेट्रियम ये क्या है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, और उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है। देखिए हमने लैंडमार्क कितना रखा हुआ है 16, ये कितना है 5.26, तो ये बनेगा कितना mm बनेगा 5.26 सेंटीमीटर, कितना mm बनेगा? एक इशारिया उठ के इधर करना है आपने, मैंने बताया था, तो कितना बना 5.26 है ना सेंटीमीटर, 52 बनेगा। वेरी गुड। एक इशारिया आपने इधर आना है ना, जस्ट ये 4.17 है, ठीक है। ये कितना बनेगा, कितना mm बने, हाँ 41। ये 5.88 है, तो ये कितने mm होगा 58। ये अगर 10.18 सेंटीमीटर है तो ये कितना mm होगा, शायस्ता आप बताएं, ये शायस्ता से सवाल है। ये 10.18 सेंटीमीटर है, तो ये कितना mm होगा 10.18 सेंटीमीटर है ना, तो ये कितने mm होगा, इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो कितने mm होगा, कितने मिलीमीटर होगा ये? वन, आप बताएं। इशारिया जो है ना ये वाला, ये उठा के इधर कर दें आप, राइट साइड पे ले जाएं, फिर कितना बन गया, ये एक इसके साथ मिल गया तो कितना बन गया, ये 101 बनेगा ना। क्यों परेशान होगी, मैंने आपको बताया कि ये एक इशारे उठा के हमने इधर करना है बस, मिलीमीटर में जब भी कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे क्या बनेगा शायस्ता, 5.88 कितने मिलीमीटर बनेगा शायस्ता बताएं? 58.8 क्या होगा मिलीमीटर। वेरी गुड। ये 4.17 और ये 5.26 का, हाँ हाँ 52.6। ये समझ आया कि ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बड़ी मिसालें दी थी कि आप आज फिर वो भूल गई हैं चीज़ों को। तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। एंडोमेट्रियल प्लेजिया मीन के 16 से अगर थोड़ी सी 18, 20, 22, 24 होगी, अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, ये देखिए ना आप, कहाँ 16, कहाँ 56 mm, कहाँ 52 mm, फ़र्क तो है ना। तो आपके माइंड में जाना चाहिए कि इट मे बी कार्सिनोमा। तो आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, DDX लिखते हैं ना, ऐसे DDX लिखेंगे आप, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया / एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ये लिख के मरीज़ को आगे रेफ़र कर दो, ठीक है। ये मरीज़ मैंने तो कभी भी नहीं देखा इस तरह का मरीज़, ठीक है। ये जो रेफरल केस होते हैं ये आपको 100 में से एक आधा केस होता है, ये भाई याद रखें आप। हमारी गुफ्तगू से शायद ऐसे लग रहा होता है कि ये तो सारे मरीज़ हमने रेफ़र करने हैं, क्योंकि 99% पेशेंट आपके पास नॉर्मल होता है, आपने 1 या 2 मरीज़ आपने रेफ़र करना होता है। तो चलो एंडोमेट्रियल का रिवाइज हो गया, शुक्र है। ये जो फेज़ होता है प्रोलिफरेटिव फेज़, ये कौन सा फेज़ होता है? प्रोलिफरेटिव फेज़ पर रोशनी डालें आप। ठीक है, किसको?
ल्यूटियम को करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन को जब रिलीज करेगा तो देखें, अगर इस तरह मैं तो आज पढ़ाना था फर्स्ट सेमेस्टर शास्ता, अगर मैं देखें ये लिटरली आप अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। हमारे तो डेज पूरे हो जाएंगे, पेशेंट्स भी कर लेंगे, बैकग्राउंड नॉलेज आपको स्टेबल नहीं होगी। नहीं कौसर आप तो बता लेंगे ना, देखिए वो भी तो स्टूडेंट हैं। ये तो बहुत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको कहा इसको रट्टा मार के फिंगर टिप्स पे आया करें ताकि हम फ़ौरन अगले लेक्चर पे चलें। व्हाट इज़ मीन बाई प्रोलिफरेशन या प्रोलिफरेट, इसका क्या मतलब है? अच्छा भाई वो शायस्ता के होना है। आपने तो हिम्मत हार दिया, पढ़ के नहीं आई? बताएं जी, प्रोलिफरेशन फेज बताएं इसको। प्रोलिफरेट का मतलब होता है रीजनरेट करना किसी चीज का दोबारा ग्रोथ। ये एक से 14 दिन होता है और इसमें जो होता है वो कौन से 1 से 14? नहीं सर 6 से 14। हाँ 6 से 14, मैं 1 से 14 कहाँ से कर? 1 से 6 होता है ना नेचुरल फेज होता है ना, ठीक है 6 से 14 तक होता है प्रोलिफरेटिव फेज वेरी गुड होता है ना। डोमिनेंट फॉलिकल मतलब दोबारा से डोमिनेट होता है मतलब उसकी रीजनरेशन होती है। फॉलिकल रीजनरेट होता है, प्रोलिफरेट होता है, ग्रो करता है। सेकंड क्या चीज़ ग्रोथ करती है इसमें? एक तो फॉलिकल ग्रोथ और एंडोमेट्रियम। तो प्रोलिफरेशन फेज के अंदर दो चीज़ें प्रोलिफरेट करती हैं, एंडोमेट्रियम और फॉलिकल। वेरी गुड, ठीक है। इसमें एंडोमेट्रियम कैसे नजर आती है आपको? थ्री लाइन नजर आती है प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर। उसके बाद क्या होता है 14 डे पे जाके? 14 डे पे क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? ओवुलेशन डे, ठीक है, ओवुलेशन डे कहते हैं। वेरी गुड। ओवुलेशन डे के बाद अगला कौन सा फेज है? सिक्रेटरी फेज। अगर उनकी उधर से लाभ हो जाता है फर्टिलाइजेशन हो जाती है ना, वो जो होता है ना एग और स्पर्म मिल जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसका गोट बन जाता है। अगर उसकी नहीं होती फर्टिलाइजेशन तो वो शेड हो जाते हैं। ये तो मैंने पूछी नहीं कहानी आपसे, मैंने पूछा सेक्रेटरी फेज को सेक्रेटरी फेज क्यों कहते हैं? सर उसमें वो सीक्रेट हो जाता है। क्या? एग तो 14वें दिन निकलता है ओवुलेशन डे पे। सेक्रेशन होती है किसकी? सर वो प्रोजेस्टेरोन की होती है। कहाँ से होती है? कॉर्पस ल्यूटियम से होती है। कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, किससे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कहाँ पढ़ा होता है? ठीक है, वो बच जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। वो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसकी वजह से इस फेज को क्या नाम देते हैं? ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। समझ आ गई? शायद साहब समझ आइए आपको। अब सिक्रेटरी फेज में प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है? सर वो 14 वीक से पहले होता है ना। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन क्यों ज़रूरी है? कोई भी काम किसी वजह के बगैर तो नहीं होता ना, अल्लाह ताला की हिकमत है हर काम के अंदर। वेरी गुड। एंडोमेट्रियम को थिक करता है। क्यों थिक करता है? वेरी गुड, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो वहाँ पे वो एम्बेड हो सके जाइगोट और वहाँ पे बेबी की ग्रोथ हो सके। ठीक है, वेरी गुड, शुक्र। चलें ये रिवाइज हो गया।
आप लोगों को कोई सवाल है? शायद से आपका कोई सवाल है? ओवरीज हमने पढ़ा था, एडनेक्सा, और इसमें कोई क्वेश्चंस हैं आपके? कोई क्वेश्चंस हैं आपके? क्वेश्चंस हैं कोई जहन में, कोई सवाल हो आपका? अभी रिवाइज भी किए ये चीज़ें, आपको समझ ना आई हो, इनमें से कोई सवाल हो? ओवरीज हमने पढ़े थे लास्ट टाइम, उनमें कोई क्वेश्चन हो? एडनेक्सा पढ़ा है, उनमें से कोई क्वेश्चन हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब हम गायनी का पार्ट हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। एक दफ़ा आपके जहन में कोई क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लें, फिर हम ऑप्स के पार्ट में जाएंगे। ठीक है, गायनी एक अलग चीज़ है, ऑप्स एक अलग चीज़ है। ठीक है, ऑप्स का ताल्लुक जो है वो हमल के साथ है, प्रेगनेंसी के साथ। ठीक है, गायनी का पार्ट हमने सारा पढ़ लिया है, उसमें एडनेक्सा पढ़ लिया है। सर ये एडनेक्सा जो है हम्म। ये लास्ट में देखना सर, मुझे इसकी नहीं समझ आया। नहीं, एडनेक्सा रटने वाली बात में रटा लगा दिया है। एडनेक्सा में देखें आप, मैंने आपको बताया है कि वो सिर्फ फ्लूइड देखने के लिए। देखिए एडनेक्सा में आपने क्या देखना है, पहले तो ये बताएं। एडनेक्सा में कितनी चीज़ें हैं? कितनी चीज़ें हैं एडनेक्सा में? 4। कौन कौन सी? एडनेक्सा की डेफिनेशन क्या है? जब आप वर्ड एडनेक्सा कहते हैं उसका क्या मतलब है? आपने बताया था कि अपने ज़बान में बता दो। हाँ हाँ, अपनी ज़बान में बताओ। वो यूट्रस के इर्द-गिर्द जो जगह है उसका आउटसाइड द यूट्रस, यूट्रस के जो बाहर की जगह हैं वो एडनेक्सा। तो वो कौन सी जगह हैं, कौन सी चीज़ें एडनेक्सा, कौन सी 4 चीज़ें हैं? यूट्रस से आप निकलते हैं तो क्या है, पहले क्या आता है? सबसे पहले फ्लोपिड ट्यूब है, फिर ओवरीज है, हाँ। फिर ब्रॉड लिम्फ आपको बताते हैं, फिर? उसको रॉड लिम्फ भी कहते हैं। फिर ठीक है, उसके साथ चौथी एग्जाम कल्ट से, ये 4 चीज़ें हैं, ये आपके एडनेक्सा हैं। 4 में से मैंने आपको कहा था कि जो नॉर्मल नज़र नहीं आती 2 चीज़ें वो कौन सी हैं? फ्लोपिड ट्यूब नज़र नहीं आती, ये नज़र नहीं आते। पीछे क्या रहेगी आपकी? ओवरीज रहेगी, कल्टी सेक रहेगी। अच्छा चले, वो हम कल्टी सेक डिस्कस कर लेते हैं। अब आपका सवाल पहले ये था कि क्या एडनेक्सा को देखना ज़रूरी है, ये सवाल था आपका। इसका जवाब ये है कि क्या ओवरी का देखना ज़रूरी नहीं है? क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ओवरीज रिलेटेड पेशेंट नहीं देखे? क्या आपने कभी नहीं सुना कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है? क्या आपने कभी नहीं सुना कि इस पेशेंट को ओवरी सिस्ट है? कभी नहीं सुना? अगर आपने सुना है और आप ये जानती हैं कि लोगों को ये मसले होते हैं, तो क्या ओवरी का देखना ज़रूरी नहीं है? आपको इस सवाल का जवाब मिल गया कि एडनेक्सा का देखना ज़रूरी है। ये समझ आ गई ना? आप एडनेक्सा को क्यों देख रही हैं, आप ओवरी को क्यों देख रही हैं? क्या देखना है आपने ओवरी में? कि मरीज़ को सिस्ट तो नहीं है, कार्सिनोमा तो नहीं है, कोई मैस तो नज़र नहीं आ रहा वहाँ पे, या कोई पॉलीसिस्टिक ओवरी तो नहीं है। ये 3 चीज़ें आपको नहीं मिलती तो आप ओवरी लिख दें कि नॉर्मल हैं। ठीक है, और ये तीनों चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगी, जैसे ये कमरे में बल्ब नज़र आ रहा है आपको जलता हुआ, ऐसे जब हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे तो ऐसे ही नज़र आएंगे जैसे बल्ब बुला रहा है। सिस्ट है ना, सिस्ट क्लियर नज़र आती है आपको। ये देखिए जैसे ये सिस्ट है। अब मैंने आपको मिसाल दी थी कि आप अल्ट्रासाउंड कर रही हैं तो आपको इस तरह की थैली नज़र आ रही है, आपको नज़र नहीं आएगी। आप अल्ट्रासाउंड करेंगे, इतनी बड़ी जो थैली है नज़र नहीं आएगी, आप आ रही है ना, अल्ट्रासाउंड कर नज़र आ जाएगी, आप लिख के भेजेंगे ओवरी सिस्ट है। एक मरीज़ कहते हैं कि मुझे यहाँ दाएँ साइड पर दर्द है, उंगली रख के बताती है, आप कहेंगे यार यूट्रस सेंटर में है तो दाएँ साइड पे ओवरी का मसला हो सकता है। अब आप लाजिम बात है आप देखेंगे ना एडनेक्सा ओवरी। अब मरीज़ को जो पेन है राइट साइड पे, तो आप सिर्फ यूट्रस देख के मरीज़ को भेज तो नहीं देंगे ना, आप कहेंगे चलो मैं देखूँ तो सही कि यार इधर मसला ना हो। तो इस सवाल का जवाब मिल गया आपको कि एडनेक्सा देखना क्यों ज़रूरी है, एडनेक्सा में ओवरी देखना क्यों ज़रूरी है। ये समझ आ गई है? शायद आपको समझ आ गई है? यूट्रस तो देखना ही देखना ना, वो तो आपका सवाल ही नहीं था, वो आपको क्लियर होगा चीज़। आपका सवाल था कि एडनेक्सा देखना क्यों ज़रूरी है, तो आपने ओवरियन सिस्ट मरीज़ों को होती है, आपने उसको एक्सक्लूड करना है कि अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो मरीज़ को इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है, उस इन्फेक्शन की आप दवाई देंगी। अगर ओवरियन सिस्ट की वजह से पेन है तो इसकी मेडिकेशन आप कराएंगी, रेफ़र कर देंगी। अगर आपको खुद आती है मेडिकेशन तो खुद दे देंगी।
क्योंकि आप गायनेकोलॉजिस्ट के साथ वर्क कर रही होती हैं तो ऐसा ऐसा आप देखना शुरू कर देती हैं कि जी ओवेरियन सिस्ट के जो भी मरीज़ आ रही हैं तो मैडम इसको ये तरीका बताती हैं, तो वो तरीका आप लोग खुद भी करना शुरू कर देते हैं, करते हैं ना। तो अब समझ आ गई। दूसरा आपका सवाल ये था कि सर कल्डी सैक की क्या हम क्यों देखें। देखिए कल्डी सैक मैंने आपको बताया था कि कल्डी सैक में आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्डी सैक है वो कौन सा है? पाउच ऑफ डगलस, पोस्टीरियर कल्डी सैक, एक और नाम है इसका रेक्टो यूट्राइन, बिकॉज इट इज़ बिटवीन रेक्टम और यूट्रस के दरमियान, तो ये पाउच है। अब ये पाउच में फ्लूइड आपको नज़र आता है, दो कंडीशन होती हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल, ऐसे ही है। आप लिखिए इसको, आप मैंने आपको लास्ट में लिखवाई दी ये चीज़, लिखा हुआ है नॉर्मल, ऐसे में लिखा होता है कि पाउच ऑफ अगर नॉर्मल नज़र आता है तो कब नज़र आता है? जब ओवुलेशन डे 14वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन अगर आपको फ्लूइड नज़र आ रहा है तो वो नॉर्मल होता है। क्यों नॉर्मल होगा वो? रप्चर होता है, तो फॉलिकल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो डिपेंडेंट जगह पे जाके पाउच ऑफ डगलस में नज़र आ जाता है आपको माइनर सा, ठीक है। तो आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं कौन से दिन अल्ट्रासाउंड कर रही हूँ। इसीलिए आपने ये देखा होगा कि हम जब भी गायनी ऑप्स करते हैं सबसे पहले हमारा सवाल ये होता है कि आपको डेट कब आई थी, ये पूछते हैं ना सवाल हम सबसे पहले। उसकी वजह ये होती है कि हमने फिर माइंड के अंदर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि हम देख रहे होते हैं कि हम कौन से दिन अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, हमें क्या चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। अगर हम 11वें 12वें दिन कर रहे हैं तो हमें डोमिनेंट फॉलिकल नज़र आएगा, अगर हम 15वें दिन कर रहे हैं तो हमें फ्लूइड नज़र आ सकता है पाउच ऑफ डगलस में, तो वो नॉर्मल होगा, हमने उसको अब नॉर्मल काउंट नहीं करना। अगर हम वो कर रहे हैं जी एक वीक ऊपर हो गया है, ठीक है, अगर हम उस डेट एक वीक ऊपर कर रहे हैं तो फिर हमारे जहन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी आ सकती है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है। इस क्वेश्चन के बगैर आप प्रोब को उठाने का ही कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा आप करना क्या आपने, ठीक है ना। आपने चीज़ें एक्सक्लूड नहीं कर सकेंगी ना आप। तो ये क्वेश्चन करने के बाद अब नॉर्मली फ्लूइड कब नज़र आता है? ओवुलेशन डे के 1-2 दिन आगे पीछे, ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन में फ्लूइड कब नज़र आता है? कौन कौन सी कंडीशन अब नॉर्मल हो तो फ्लूइड नज़र आएगा? असाइटिस हो सकती है। असाइटिस किसे कहते हैं? पूरे पेट के अंदर पानी होता है, ठीक है। आपने ये सुने मरीज़ जिसके पेट में पानी है? सुना होगा ना, मेरे पास आते हैं यहाँ पे एक पेशेंट, हाँ, इधर राइट साइड में लगी होती है नलकी सी, वो निकल रहा होता है, पानी निकालते हैं उसमें से। ये जो हॉस्पिटल है ना, इसका जो मालिक है, असल मालिक है, जिसकी ज़ाती ये जगह है, उसको ये मसला है। वो हर 2 हफ्ते बाद बेचारा आया होता है डॉक्टर जान के पास पानी निकलवाने के लिए। अल्ट्रासाउंड करते हैं हम उसका देखते हैं पानी कितना है, फिर वो उसको निशान लगा के देते हैं कि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे वो लगाएं ट्यूब, वो ट्यूब लगती है और उसको पानी खींच लेते हैं। यहाँ वो पानी जिगर के आसपास होता है, इधर स्प्लीन के आसपास होता है, गुर्दों के आसपास होता है, इंटेस्टाइन के आसपास होता है, भरी पड़ी होती है पानी, पूरे पेट में पानी। जब आप अकल की बात है, जब पूरे पेट में पानी है तो वो डिपेंडेंट साइट है। जब आपने मरीज़ को लिटाया वो पानी नीचे गिरता गिरता जब आप अल्ट्रासाउंड करती हैं तो आपको पाउच ऑफ डगलस में मिल जाता है, ठीक है। तो दूसरी क्या वजह हो सकती है? दूसरी क्या वजह? पाउच ऑफ डगलस में पानी नज़र आया ना आपको, तो आप क्या क्या सोचेंगी, क्या क्या वजह हो सकती है? हाइड्रोटॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, पीआईडी हो सकता है, उसमें भी पानी आ सकता है। पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, उसमें पानी नज़र आता है। एक हाइड्रोटॉपिक प्रेगनेंसी, हाइड्रोट्रॉपिक प्रेगनेंसी उसे वो कहाँ क्या होती है? नॉर्मल इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी प्लस एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक प्रेगनेंसी वो होती है जो एक्टोपिक भी हो और नॉर्मल भी हो, दोनों। तो आप उसमें क्या करेंगे? गायनेकोलॉजिस्ट क्या करेगी उसमें? एक्टोपिक को रिमूव कर देगी, ऑपरेट कर देगी इसका,
ठीक है, उसको ख़त्म कर देगी और नॉर्मल जो है उसको चलने देंगे, कैरी करेंगे। समझ आ गई है? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर भी आपको फ्लूइड नज़र आता है। सिस्ट को रप्चर हो जाए, किडनी के अंदर सिस्ट होती है, लिवर के अंदर भी सिस्ट होती है, ओवेरियन सिस्ट भी होती है, वो सिस्ट रप्चर हो जाए, उसका फ्लूइड कहाँ जाएगा? ठीक। तो मरीज़ आपके साथ गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ के अंदर आता है आपके पास, या उसको 2-3 हफ्ते ऊपर हो गए हैं और उसको एक्टोपिक हो सकती है, तो आपको फ्लूइड नज़र आ रहा है, तो आपने ये सोचना है कि ये एक्टोपिक हो सकती है। अगर अब आपको एक्टोपिक नज़र नहीं आई, मिसाल दे रहे हैं कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी नज़र नहीं आई, लेकिन आपको फ्लूइड तो नज़र आ गया ना, फिर आप देखेंगे यार ये क्या नाम है, प्रेगनेंसी पेशेंट को मुझे लग रही है, पेशेंट कह रही है मेरा यूपीटी पॉजिटिव है और आईयूपी मुझे नज़र नहीं आ रही, यूपीटी पॉजिटिव है। अब आपने सोचना है कि ये या तो हीटोट्रॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, एक्टोपिक हो सकती है। अगर आपको नज़र नहीं आ रही लेकिन आपको फ्लूइड मिल रहा है, तो आप बेहतर आप क्या डिसीजन लेंगी? फिर डिसीजन क्या लेंगी? अब आप फ्लूइड आपको मिल रहा है और आप वो कह रही है कि मेरा यूपीटी पॉजिटिव है, प्रेगनेंसी है मुझे, और वो कहती है मुझे हल्का हल्का इधर दाएं साइड पे दर्द भी है, क्या करेंगी आप? उसको रेफ़र कर देंगे। खुदा का नाम लेके उसको अपने पास नहीं रखना, क्यों? मरीज़ जान से चला जाएगा, आप सारी ज़िंदगी के लिए आपके लिए कोई मसला बन जाएगा। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिस होगी, रप्चर होगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, देखा ना, ट्यूब फटेगी। ग्रो तो करनी है, प्रेगनेंसी ने ग्रो करना है, अब ट्यूब इतनी सी है, ग्रो करेगी तो ऐसा ऐसा प्रेशर बढ़ेगा, पेन होगी, सीवियर पेन होगी, आप उसको दवाइयाँ दे के टिक्के लगा के पेन दर्द करते रहो, ये तो परमानेंट हाल नहीं है ना। आपने फ़ौरन उसको रेफ़र कर देना है, ठीक है, आप ताकि जो सीनियर लोग हैं वो अब जाने उसका मसला, आपकी तरफ से वो पार गया, ठीक है। तो अब आपके ये सवाल था कि क्यों ज़रूरी है कल्डी-सैक को देखना। तो ये कल्डी-सैक को देखना इसलिए ज़रूरी है कि आपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट करना है। अगर आपको फ्लूइड नज़र आ गया, आपने सिस्ट को देखनी है, सिस्ट का मसला तो नहीं है, या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ तो नहीं है। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है, पेशेंट प्रेगनेंसी नहीं है और फ्लूइड आपको मिल रहा है, तो पीआईडी होगी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होगी, तो आप उसकी मेडिकेशन जो आप गायनेकोलॉजिस्ट कराएंगे, आपने सीखी वो आप दे देंगी। लेकिन अगर यूपीटी पॉजिटिव है तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी सस्पेक्ट करते हुए मरीज़ को रेफ़र कर देना चाहिए। अब लॉजिक समझ आइए इसकी कि नहीं आई? पक्का याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं? और अगर इस तरह का मरीज़ आता है तो ऐसा कर लेंगी आप? जब भी प्रेग्नेंट पेशेंट आती है, कल्डी-सैक में फ्लूइड है, तो एक्टोपिक सस्पेक्ट करते हुए आप उसको रेफ़र कर दें। अगर प्रेगनेंसी नहीं है और फ्लूइड नज़र आता है तो आप उसको पीआईडी समझते हुए उसकी मेडिकेशन कर लें, ठीक है, कर लेंगी डील। इसको समझ आ गई आपको कि कैसे करना है ऐसे? लेकिन मैंने प्रैक्टिकली जितने भी पेशेंट किए, मुझे तकरीबन फ्लूइड नज़र नहीं आया, कभी भी नज़र नहीं आया। मतलब 3-4 हज़ार अल्ट्रासाउंड मैं कर चुका हूँ टोटल, ऑप्स और मिला, मतलब सारा मिला के ना। ये एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी आते हैं मेरा, मेल में तो नहीं होता, फीमेल्स भी आती हैं, तो 3-4 हज़ार अल्ट्रासाउंड मैं कर चुका हूँ। तो एक पेशेंट के अंदर भी मुझे फ्लूइड नज़र नहीं आया, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने रेयर केस होते हैं जिनको हमने रेफ़र करना होता है, समझ आइए। तो ये पढ़ाने का, रेयर केसेस पढ़ाने का मकसद ये होता है कि यहाँ पे आप ब्लेंडर, अगर यहाँ ब्लेंडर लग गया तो कितना बड़ा मसला हो जाएगा आपके लिए। आप टिक्के लगाएं, पेन किलर लगा के मरीज़ की मत मार दें और वो रप्चर हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, आपसे तो नहीं हैंडल होगा पेशेंट। वो पेशेंट मौके पर एक्सपायर हो जाएगा, कहेंगे जी बीबी तू की किता है, तो टिक्के ला के साढ़ा मरीज़ मार देता है। उन्होंने इल्ज़ाम ये, उनको तो नहीं पता भी रप्चर हो गई है, उन्होंने कहना किसी ने टिक्का गले लगा दिया, ठीक है, वो केस आपके घाटे पड़ जाएगा। तो ये चीज़ समझ आइए। तो ओवरीज, मेंस्ट्रुअल साइकिल और एंडोमेट्रियम
ये डिस्कस हो गया सारा, ठीक है। और ये अब क्लियर है आपको, गायनी की ये सारी चीज़ें क्लियर हैं? और कोई सवाल और जो समझ ना आता हो आपको, जो रटा मार रखा हो आपने लेकिन समझ नहीं आ रही आपको? सोचें, देख लें, नोट्स देखें, नोट्स देख लें सारा जितना हमने ख़ास तौर पे जो गायनी और ये पढ़ा है हमने, गायनी की जो चीज़ें पढ़ी हैं इन पर ज़रा देख लें आप एक दफ़ा, क्वेश्चन आपका बनता हो जहन में, आपने बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ आपका नॉलेज हो। जब आप प्रोब उठाएं ना, आपके माइंड में नॉलेज क्लियर हो, क्योंकि विदाउट नॉलेज प्रोब उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है।